So next portion of chemical kinetics is mechanism of a chemical reaction. तो केमिकल काइनेटिक्स के रेट लॉ के एक्सप्रेशंस के बेसिस पे हम रिएक्शंस की मैकेनिज्म प्रेडिक्ट कर सकते हैं. तो दिस इज अ बेसिक टेक्निक जिससे मैकेनिज्म प्रेडिक्ट की जा सकती है. तो मैकेनिज्म प्रेडिक्ट करने के लिए कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जो आपको डायरेक्टली पहले मालूम होने चाहिए, और तो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. पहला पॉइंट तो ये याद रखना है कि किसी भी रिएक्शन का जो रिएक्टेंट जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो हमेशा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट्स के टर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, कभी भी इसको इंटरमीडिएट्स के टर्म में रिप्रेजेंट नहीं करते हैं. पहला पॉइंट यही लिखना है. रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन rate of a chemical reaction can be represented rate of a chemical reaction can be represented only in terms of rate of a chemical reaction can be represented only in terms of reactants or products rate of a chemical reaction can be represented only in terms of reactants or products, but not in terms of reaction intermediates, but not in terms of रिएक्शन इंटरमीडिएट. मतलब कभी भी किसी भी रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट बन रहा है उसके टर्म में रेट ऑफ द रिएक्शन रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है. या तो आप उसको रिएक्टेंट के टर्म में कन्वर्ट करो या प्रोडक्ट के टर्म में कन्वर्ट करो, ये कंपल्शन है. कैसे करते हैं वो भी हम लोग एग्जांपल्स के टर्म में सीखेंगे, बट ध्यान रखना है कि हमेशा रेट ऑफ द रिएक्शन को रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स के टर्म में ही रिप्रेजेंट करना है. दूसरा पॉइंट लिखिए. रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन या रेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन rate of a complex reaction rate of a complex reaction is defined from slowest step of the reaction is defined from slowest step of the reaction. तो किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट जो होता है वो हमेशा उस रिएक्शन के स्लो स्टेप से डिफाइन किया जाता है. ठीक है. तो आप देखो इस चीज़ को हम लोग एक क्वेश्चन के फॉर्म में सॉल्व करते हैं, आपको आइडिया आएगा. तो क्वेश्चन लिखिए नीचे. Write down the chemical reaction 2O3 gives 2O3 gives 3O2 proceeds as. हमारे पास दो स्टेप लिखे हुए हैं. एक फास्ट स्टेप है जिसमें एक इक्विलिब्रियम है. पहले O3 gives O2 plus O which is fast reaction, और उसके इक्विलिब्रियम के लिए K1 और K2 रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन गिवन है. उसके बाद O की रिएक्शन O3 से होने के बाद K3 plus 2O2 ये स्लो प्रोसेस से चलता है. तो आपको बताना है रेट लॉ एक्सप्रेशन विल बी. आपको इस रिएक्शन का रेट लॉ एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है. सर बता दीजिए. हमने केमिकल इक्वेशन लिखी है तो मैंने आपको बताया कि किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का जो रेट है वो हमेशा स्लो स्टेप से लिखते हैं. तो अगर हम इस रिएक्शन के रेट लिखें फ्रॉम स्लो स्टेप, तो उसका स्लो स्टेप सेकेंड है, तो हमारा रेट का एक्सप्रेशन क्या होगा. रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट K3 इंटू एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट विच इज O इंटू O2. देखो ये लिख तो दिया हमने रेट, बट इसमें ध्यान से देखो जो O लिखा हुआ है वो रिएक्शन इंटरमीडिएट है. इसका मतलब इसको फाइनली इस टर्म में नहीं छोड़ा जा सकता. तो आपको कंसंट्रेशन ऑफ O जो है वो कहीं ना कहीं से रिप्लेस करना पड़ेगा. तो जब रिप्लेस करना पड़ेगा तो आप पहली वाली रिएक्शन देखो जो आपका फास्ट इक्विलिब्रियम दिया हुआ है. अगर हम उस फास्ट इक्विलिब्रियम से आप कंसंट्रेशन ऑफ O निकाल लें तो काम बन जाएगा. क्यों? क्योंकि इस रिएक्शन का अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे तो आएगा रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बाय रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. वी कैन राइट K1 by K2. और अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दूसरे तरीके से लिखे तो आपको पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट. यहाँ से अगर हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O निकालेंगे तो आ जाएगा K1 K2 इंटू O3 by O2, और इसको उठा के ऊपर वाले एक्सप्रेशन में सब्सटीट्यूट कर दो तो हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा रेट इज इक्वल टू K1 K3 by K2 इंटू एक्टिव मास ऑफ O3 स्क्वायर इंटू एक्टिव मास ऑफ O2 पावर -1. यहाँ से देखो ये वैसे तो ओवरऑल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गई. ओजोन के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 2 है, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में ऑर्डर -1 है, और ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 1 है.
और आप ध्यान से देखो तो ये एक नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है, समझ आई बात? बिल्कुल ये क्लियर है, वो अपना लिखो। बस स्टेप में O3 होगा, Q2 है। फर्स्ट स्टेप में O3 होगा, रिएक्टेंट O और O3 है, तो K3 इंटू एक्टिव मास ऑफ O इंटू O3, फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा O2 इंटू O बाई O3, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O मतलब इंटरमीडिएट को रिप्लेस कर दिया K1 बाई K2 इंटू O3 बाई O2 से, तो दिस बिकम्स K1 K3 बाई K2 इंटू O3 स्क्वायर इंटू O2 बार माइनस 1। बिल्कुल ये क्लियर है, वो अगला क्वेश्चन लिखो। For hypothetical reaction A gives B takes place according to the equation A gives C with, with equilibrium constant K1 and A plus C gives B which is a slow step, तो उसको भी आपको रेट का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। It is find rate law expression, find rate of reaction। ऑलमोस्ट आइडेंटिकल क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करके देख लीजिए जल्दी से। आप देखिए इस रिएक्शन में भी सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। फ्रॉम स्लो स्टेप पहले आप रेट लिख लो इसका, तो स्लो स्टेप से अगर इसका रेट लिखेंगे तो आएगा रेट इक्वल टू K2 इंटू रेट इज इक्वल टू K2 इंटू एक्टिव मास ऑफ A इंटू C। लेकिन आप स्टार्टिंग में रिएक्शन देखो तो इट्स गिवन A गिव्स B, स्टार्टिंग केमिकल रिएक्शन ये है आपकी, तो उसका मतलब इसका रिएक्टेंट A है और प्रोडक्ट B है, तो उसका मतलब C इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट है, जिसके टर्म में रेट लॉ एक्सप्रेशन नहीं छोड़ा जा सकता, तो आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो ऊपर वाले एक्सप्रेशन से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 की वैल्यू लिखेंगे तो एक्टिव मास ऑफ C बाई A आ जाएगा, और एक्टिव मास ऑफ C यहाँ से रिप्लेस करके लिखेंगे तो आ जाएगा K1 इंटू A, और उसको ऊपर वाले एक्सप्रेशन में सब्सटीट्यूट कर दो तो आपका रेट आ जाएगा, रेट इज इक्वल टू K1 इंटू K2 इंटू A स्क्वायर, यानी कि रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A आ जाएगी। ये रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A आ जाएगी, ये आपकी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो गई विद रिस्पेक्ट टू A। समझ आया कॉन्सेप्ट? तो ऐसे हमारे पास अगर किसी रिएक्शन के रेट लॉ एक्सप्रेशंस होते हैं तो हम उसके बेसिस पे उसका सॉरी अगर हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ अ रिएक्शन होती है तो मुझसे उसका रेट लॉ एक्सप्रेशन प्रेडिक्ट कर पाते हैं, या इसका उल्टा भी कर सकते हैं कि अगर आपके पास एक बार रेट लॉ एक्सप्रेशन है तो डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म अगर गिवन है तो आप उसमें से सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन सी मैकेनिज्म बेस्ट अप्रोप्रिएट है। अब थोड़ा एक और टेक्निकल सवाल डील करते हैं। तो अगला केस लिखिए, सजेस्ट द सजेस्टेड मैकेनिज्म फॉर द रिएक्शन क्लोरोफॉर्म प्लस Cl2 gives CCl4 plus HCl is Cl2 gives K1 K2 से दो Cl रेडिकल फास्ट स्टेप में बना रहे हैं, तो एक स्टेप में क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन Cl रेडिकल से करा के HCl और CCl3 बना रहा है, और लास्ट स्टेप में CCl3 की Cl रेडिकल से रिएक्शन होने के बाद K4 बन रहा है। तो आपको एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ कंसिस्टेंट विद दिस मैकेनिज्म बताना है। तो अब इस स्टेप की भी एक बार रेट लॉ एक्सप्रेशन फाइंड आउट करिए। तो इस क्वेश्चन में देखो, सजेस्ट मैकेनिज्म फॉर द रिएक्शन, it's CHCl3 gives Cl2 plus CCl4 plus HCl is, और आपको एक मैकेनिज्म दे रखी है, आपको इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। तो वही अपना पुराना तरीका, फ्रॉम स्लो स्टेप अगर हम ट्राई करेंगे सबसे पहले, तो इसका स्लो स्टेप देखो अपना कौन सा दे रखा है, ये वाला, तो इससे हम इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो फ्रॉम स्लो स्टेप इफ आई राइट रेट इज इक्वल टू K3 इंटू एक्टिव मास ऑफ क्लोरोफॉर्म इंटू Cl रेडिकल। अच्छा, अब आप इसी से एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में रिलेट कर सकते हैं। मैंने आपको लेक्चर की स्टार्टिंग में एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम लिखना सिखाया था, तो आप यहाँ से देख सकते हो कि इसका सेकंड स्टेप ऑफ रिएक्शन जो है स्लो स्टेप है, फर्स्ट और थर्ड फास्ट स्टेप है। इसके पहले जितने दोनों सवाल किए वो दोनों दो स्टेप की रिएक्शन थी, फर्स्ट स्टेप फास्ट था, सेकंड स्टेप स्लो था, तो अकॉर्डिंगली हमने अलग अलग केस डील किए। तो यहाँ पे रेट आ रहा है K3 इंटू CHCl3 इंटू Cl रेडिकल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, तो हमारा जो रिएक्टेंट है वो क्लोरोफॉर्म, ये तो सही है, बट Cl रेडिकल इसमें फिट नहीं हो रहा है, तो Cl रेडिकल जो है वो इंटरमीडिएट है, तो आपको उसकी कॉन्सेंट्रेशन सबसे पहले रिप्लेस करनी पड़ेगी। तो अब Cl रेडिकल की देखो कॉन्सेंट्रेशन रिप्लेस करने के लिए हमारे पास इसका पिछला वाला स्टेप है, यहाँ पे Cl2 गिव्स Cl रेडिकल लिखा हुआ है, तो यहाँ से अगर हम K इक्विलिब्रियम लिखेंगे उसका, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा K1 बाई K2,
और इसकी वैल्यू लिखेंगे तो ये कम्स आउट टू बी Cl रेडिकल स्क्वायर डिवाइडेड बाय Cl2, Cl रेडिकल स्क्वायर डिवाइडेड बाय Cl2। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर आप Cl रेडिकल की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करेंगे तो दैट कम्स आउट टू बी K1 by K2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2 पावर 1/2। तो इसको उठा के ऊपर वाले एक्सप्रेशन में अगर पुट करेंगे तो हमारा रेट आ जाएगा K3 रूट ओवर K1 by K2 इंटू एक्टिव मास ऑफ क्लोरोफॉर्म इंटू एक्टिव मास ऑफ Cl2 पावर 1/2, सॉरी एक्टिव मास ऑफ Cl2 पावर 1/2। देखो ये ओवरऑल 1.5 ऑर्डर की रिएक्शन आ गई। आप देख सकते हैं फ्रैक्शनल ऑर्डर आ रहा है, यहाँ पे ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू क्लोरोफॉर्म 1 है, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू Cl2 हाफ है, और ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो 0.5 है। यहाँ पे देखिए ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू क्लोरोफॉर्म 1 हो गया, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू Cl2 0.5 हो गया, और ऑर्डर विद रिस्पेक्ट ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 1.5 बन गया। समझ आई प्रोसेस। अब आपको एक ऑर्गेनिक की रिएक्शन मैकेनिज्म से भी चीज़ थोड़ी सिखा देता हूँ। अगला टर्म हम लोग लिखेंगे कैनिजारो रिएक्शन। और तो मैकेनिज्म उसकी आपको ऑर्गेनिक में पढ़ाई जाएगी, बट उसकी काइनेटिक्स डील करना आपको सिखा रहा हूँ। आप लोगों ने ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा है कैनिजारो रिएक्शन, तो वही रिएक्शन मैं आपको अभी सिखा रहा हूँ। उसकी मैकेनिज्म बेसिकली मैकेनिज्म के बेसिस पे रेट लॉ लिखना सिखा रहा हूँ। टर्म लिख रहे हैं हम लोग कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन में आपको याद है कि एक ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन होती है जिसके पास कोई भी अल्फा एच नहीं होता है। तो पहले मैं आपके लिए एग्जांपल लिख देता हूँ, फॉर्मल्डिहाइड के एग्जांपल से समझा देता हूँ। सो लेट्स से वी टेक फॉर्मल्डिहाइड HCHO। इसकी रिएक्शन दूसरी फॉर्मल्डिहाइड यूनिट से कराई इन प्रेजेंस ऑफ 50% ऑफ NaOH। यहाँ पे डिस्प्रपोर्शनेशन होता है और इसका आउटकम आता है HCOO माइनस, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट प्लस अल्कोहल विच इज CH3OH। ये इसकी रिएक्शन होती है। अब अगर मैं इसकी पहले मैकेनिज्म समझाऊँ आपको, तो मैकेनिज्म हम लोग ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं, तो पहला जो कीवर्ड याद रखना है, ऑर्गेनिक में ये चीज़ पढ़ाई जाती है, वहाँ ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन पढ़ाई जाती है। पर ध्यान रखना है कि जो कैनिजारो रिएक्शन है ये नॉर्मल कंडीशन में तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होती है, बट अगर बहुत स्ट्रांगली अल्कलाइन कंडीशन कर दी जाए तो ये फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाती है। और तो फोर्थ ऑर्डर वाली रिएक्शन की मैकेनिज्म हमारे कोर्स में नहीं है, इसलिए उसको कभी डील नहीं करना पड़ेगा। बट फिजिकल केमिस्ट्री में अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम्पल ऑफ अ फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन, तो उसमें कैनिजारो रिएक्शन एग्जाम्पल में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो अभी अगर हमने इसकी पहले मैकेनिज्म लिखी तो उसमें देखो पहले स्टेप में क्या होता है कि जो कार्बोनिल कंपाउंड है उसके ऊपर OH माइनस का न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है। ये एक रिवर्सिबल स्टेप होता है, क्यों? क्योंकि OH माइनस ने इस पर अटैक करा तो ये बनेगा HCO माइनस H एंड OH। अब यहाँ पे अगर ऑक्सीजन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वापस कार्बन को दे दे तो OH माइनस फिर से लीव कर सकता है और रिएक्शन वापस जा सकती है। तो ये एक रिवर्सिबल स्टेप है, तो उसका स्टेप का रेट कांस्टेंट K1 और इसके लिए रेट कांस्टेंट K2 मान लिया। ये एक रिवर्सिबल स्टेप है और ये फास्ट इक्विलिब्रियम है, क्योंकि पहला स्टेप और क्विकली वापस भी जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन द केस। लेकिन अगर सपोज करो कि ऑक्सीजन ने जब अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वापस कार्बन को दिया तो OH माइनस लीव करने की बजाय H माइनस अगर लीव कर जाए, जो कि बहुत लीस्ट प्रोबेबल है, इसीलिए इस रिएक्शन का स्लो स्टेप है, जिसको हम लोग हाइड्राइड आयन ट्रांसफर बोलते हैं। तो अब देखो इस स्टेप पे अगर ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे और यहाँ से हाइड्राइड आयन शिफ्ट हो जाए तो ये H माइनस बाहर निकला और इस H माइनस ने दूसरे कार्बोनाइल पे अटैक कर दिया। तो ये इसका स्लो स्टेप होता है, जिसके लिए रेट कांस्टेंट हमने K3 एज्यूम कर लिया। तो इस हाइड्राइड आयन ट्रांसफर की वजह से जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ दैट इज HC डबल बॉन्ड OH फॉर्मिक एसिड प्लस HCO माइनस H एंड H। ये हमारा हाइड्राइड आयन ट्रांसफर हुआ, हाइड्राइड ट्रांसफर, और यही इस रिएक्शन का स्लो स्टेप होता है। अब ध्यान रखना ऑर्गेनिक में ये डायरेक्ट सवाल आ सकता है कि इस रिएक्शन का स्लो स्टेप बताओ, क्योंकि वहाँ मैकेनिज्म आपको सिखाई जाती है। अभी हम लोग काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो अभी मैं इसकी मैकेनिज्म से आपको उसका रेट लॉ एक्सप्रेशन निकालना सिखाऊंगा
अदरवाइज ऑर्गेनिक का डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है कैनेजारो रिएक्शन का स्लो स्टेप बताओ या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बताओ। तो जो ऑर्गेनिक रिएक्शन में स्लो स्टेप होता है उसी को रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। यहाँ जो हाइड्राइड आयन ट्रांसफर है वही इसका स्लो स्टेप है। उसके बाद देखो एक एसिड बना और एक बेस बना है, तो एसिड बेस रिएक्शन हमेशा फास्ट होती है। तो जो आपका फॉर्मिक एसिड फॉर्म हुआ है ये प्रोटॉन ट्रांसफर करेगा CH3O माइनस को, बिकॉज इट इज स्ट्रॉन्गर बेस। तो यहाँ से ये लास्ट स्टेप में लेट्स से रेट कांस्टेंट K4 और ये आपका फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट बन गया और अल्कोहल बन गया। सो अभी मैकेनिज्म में उतना फोकस नहीं है, अभी हमें इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना सीखना है। ये इसका आउटकम आ गया। तो ऐसे आपके पास प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ये इसका रेट पूरा मैकेनिज्म लिख दिया मैंने। अब आपसे पूछा जाए आप इसका रेट फाइंड आउट करो, तो वी कैन राइट फ्रॉम स्लो स्टेप rate is equal to K3 into active mass of HCO minus H and OH, तो ये देखो इंटरमीडिएट है, into active mass of formaldehyde। अब जो इंटरमीडिएट है उसको ऊपर वाले इक्विलिब्रियम से रिप्लेस करो तो हमारा एक्सप्रेशन आएगा K1 by K2 is equal to active mass of HCO minus H and OH into active mass of divided by active mass of formaldehyde into OH minus। अब यहाँ से अगर हम इंटरमीडिएट की कॉन्सेंट्रेशन को रिप्लेस करेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट आएगा HCO minus H and OH will be equal to K1 by K2 into active mass of formaldehyde into OH minus। बस इसको उठा के ऊपर वाले एक्सप्रेशन में पुट कर दो तो आपका रेट का एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो जैसे आप OH माइनस के इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपका फाइनल जो रेट लॉ एक्सप्रेशन आएगा दैट कम्स आउट टू बी K1 K3 by K2 into formaldehyde concentration square into OH minus। यहाँ से ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू फॉर्मेल्डिहाइड देखिए 2 आ गया है, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू OH माइनस 1 हो गया और ओवरऑल ऑर्डर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो गई। और एक टर्म आप याद रख सकते हो, ऑल्दो ऑर्गेनिक में हम लोग यही रिएक्शन फॉलो करते हैं इसलिए इसी का मैंने आपको मैकेनिज्म सिखाया। बट अगर स्ट्रांगली अल्कलाइन मीडियम ले लिया जाए तो जो कैनेजारो रिएक्शन है उसका ऑर्डर फोर्थ हो जाता है। सो स्ट्रांगली अल्कलाइन मीडियम कैनेजारो रिएक्शन बिकम्स फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन ऑल्सो। तो अगर कभी फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन के एग्जाम्पल पूछेंगे तो कैनेजारो रिएक्शन याद रखिएगा। अदरवाइज सिंपली इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 होता है, क्योंकि जो रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं अपने कोर्स में वो थर्ड ऑर्डर होता है। तो अगर आपसे कभी पूछा जाएगा कैनेजारो रिएक्शन का ऑर्डर बताइए तो उसका आंसर थर्ड ऑर्डर होगा। ठीक है, अब इसी की एक और टाइप हम लोग पढ़ते हैं, दिस इज कॉल्ड इंट्रामोलिकुलर कैनेजारो रिएक्शन। इंट्रामोलिकुलर कैनेजारो रिएक्शन में क्या होता है कि जो रिएक्शन अभी मैंने दो अलग अलग रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के साथ कराई वही एक सिंगल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के साथ भी हो सकती है। मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ उसका। तो लेट्स से वी हैव HC डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, दो कार्बोनाइल ग्रुप एक ही कार्बन में है और इसकी रिएक्शन हम अगर 50% ऑफ NaOH से करा रहे हैं लेट्स से, तो उसका प्रोडक्ट बनता है HCHOH C डबल बॉन्ड O माइनस। ठीक है, अब इस रिएक्शन का भी अगर हम रेट लॉ एक्सप्रेशन स्टडी करेंगे तो ये अब थर्ड ऑर्डर रिएक्शन नहीं आती है। ठीक है, तो पहले इसको जरा मैकेनिज्म के टर्म में लिखना स्टार्ट करते हैं। तो पहले स्टेप में देखो क्या होगा, वही जो पिछला स्टेप था वही अभी यहाँ पे भी वही काम होगा। यहाँ पे OH माइनस ने पहले एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करा, तो जब न्यूक्लियोफाइल की तरह इसको अटैक करेगा ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो ये रिवर्सिबल स्टेप की तरह काम कर जाएगा। तो अगर हमने पहले स्टेप का रेट कांस्टेंट K1, दूसरे स्टेप में रिवर्सिबल स्टेप में रेट कांस्टेंट K2 लिखा तो देखो ये आउटकम बनेगा HC डबल बॉन्ड O CO माइनस H एंड OH। फिर देखो वही चीज़ वापस है, अगर ये ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ से वापस दिया और OH माइनस को लीव करा दिया तो रिएक्शन स्टेप रिवर्स कर जाएगा। बट अगर ऐसा नहीं हुआ और हाइड्राइड आयन ट्रांसफर हुई तो ये आपका फास्ट स्टेप था। अब अगर उसके स्लो स्टेप को अगले स्टेप में देखें विच इज हाइड्राइड आयन ट्रांसफर, ये इसका स्लो स्टेप है हाइड्राइड आयन ट्रांसफर K3 से। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन ने अपना लोड का इलेक्ट्रॉन वापस दिया
ये हाइड्राइड आयन सिर्फ यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन पेयर वापस लेके दूसरे कार्बोनाइल पे अटैक करके फिर से रिएक्ट कर जा रहा है। ये हमारा स्लो स्टेप है जिसमें हाइड्राइड आयन ट्रांसफर हुआ, तो फाइनल प्रोडक्ट बना HCHO माइनस C डबल बॉन्ड OH। ये आपका स्लो स्टेप है। और फिर जो CHO बना उससे फिर प्रोटॉन ट्रांसफर कर दिया लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा HCOH। तो देखो अभी तो मैं आपको सब मैकेनिज्म लिख के दिखा रहा हूँ, बट ये सब आपके ऑर्गेनिक के कोर्स में है, इसलिए आपको मैकेनिज्म भी मालूम होनी चाहिए थी। तो अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है तो दोनों चैप्टर लिंक होकर सवाल बन जाएगा। मैकेनिज्म आपको ऑर्गेनिक से मालूम होनी चाहिए और काइनेटिक से आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना आना चाहिए। तो यहाँ से इसको अगर हमने चौथे तीसरे स्टेप में फॉलो करा K4 और ये प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ, ये बनेगा HCHOH C डबल बॉन्ड O माइनस। ये फिर से फास्ट स्टेप होता है क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन हमेशा फास्ट होती है। तो अब इस रिएक्शन का अगर हम रेट लिखेंगे अब की बार, तो रेट लिखेंगे K3 इंटू एक्टिव मास ऑफ HC डबल बॉन्ड O CHO माइनस एंड OH। ठीक है, और इसका अगर पिछले फास्ट स्टेप से रिप्लेसमेंट करेंगे तो आ जाएगा K1/K2 इज इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ HC डबल बॉन्ड O CHOHO माइनस डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ फॉर्मल्डिहाइड इनटू OH माइनस। और अब आपने अगर इंटरमीडिएट की कॉन्सेंट्रेशन ऊपर सब्सटीट्यूट करी तो हमारा रेट आ जाएगा K3 K1/K2 इंटू एक्टिव मास ऑफ फॉर्मल्डिहाइड इंटू OH माइनस। अब देखो ये ओवरऑल सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन बची। तो कैनिजारो रिएक्शन में ये सारी बातें देखिए, इंट्रामोलिकुलर करने जा रहा हूँ, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो गई। नॉर्मल कैनिजारो रिएक्शन थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो गई। स्ट्रॉन्गली अल्काइन मीडियम में फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन हो गई। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ठीक है ना, ऑर्गेनिक में इसकी मैकेनिज्म सीखेंगे बट काइनेटिक्स भी इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ से देखो ये और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो गई। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू फॉर्मल्डिहाइड भी वन है एंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू OH माइनस भी वन है। समझ में आएगा? तो ये सर ये फॉर्मल्डिहाइड कहाँ था? हाँ बेटा, फॉर्मल्डिहाइड कहाँ से आया? ये ऊपर था ही। अरे यार गलती से लिख दिया, सॉरी। नॉट फॉर्मल्डिहाइड मतलब जो स्टार्टिंग रिएक्टेंट था, मेरी गलती है। दैट इज नॉट फॉर्मल्डिहाइड, जो रिएक्टेंट था स्टार्टिंग में वो लिखना है HC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O L H इंटू OH माइनस। जो रिएक्टेंट था वो लिखना है जिसपे इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हो गई थी, तो दिस इज ग्लाइकोजेल बेसिकली। ये बनेगा, तो यहाँ पे ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल रिएक्टेंट इज वन एंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू OH माइनस इज आल्सो वन। करेक्ट कर लीजिएगा प्लीज। जो स्टार्टिंग रिएक्टेंट था ना उसके रिस्पेक्ट में रिप्लेस करेंगे तो K1/K2 की वैल्यू HCO COH इंटू OH माइनस आ जाएगा। एक बार देख के सही से लिख लीजिएगा। अब देखिए मैकेनिज्म प्रेडिक्ट करने का एक और तरीका होता है जिसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन। अगर ये पुरानी वाली ट्रिक काम नहीं करती, यहाँ पे फास्ट इक्विलिब्रियम मिल जाए और आप इंटरमीडिएट की कॉन्सेंट्रेशन को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्विलिब्रियम वाले टर्म से रिप्लेस कर दो, तो फिर एक टेक्निक फॉलो करते हैं जिसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन। स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन के हिसाब से किसी भी इंटरमीडिएट का जो रेट ऑफ फॉर्मेशन होता है वही उसका रेट ऑफ कंजम्पशन होता है। तो बस ये चीज लिख लीजिए। अकॉर्डिंग टू दिस अजम्पशन according to this assumption according to this approximation rate of formation of intermediate rate of formation of any intermediate rate of formation of any intermediate is equal to rate of formation of any intermediate is equal to rate of consumption of it।
यानी कि जिस रेट से आपने इंटरमीडिएट को फॉर्म करा है उसी रेट से इसको कंज्यूम करा देते हैं। बस ये इसको सॉल्व करने की ट्रिक है, बाकी प्रोसीजर वही है जो मैंने आपको पहले सिखाया। तो किसी भी रिएक्शन के अंदर इंटरमीडिएट के फॉर्मेशन का रेट हमेशा उसके कंजम्पशन के रेट के इक्वल कर दिया जाता है, तो फिर आप इस तरीके के सवाल को डील कर पाएंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लिखिए इसके लिए। It's a paragraph-based questions given. Chain reactions are a specific class of reactions in which highly reactive species are produced in intermediates which carry the reaction at rapid rate for the long time. The reactions are first studied in 1934 by Franco Rice. तो वो सब ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना आपको। तो बेसिकली देखो क्वेश्चंस को डील करने का जो तरीका है वो गिवन है। The steady state approximation has been proved highly powerful accounting for rate law. A typical chain reaction between hydrogen and Br2 in the form of to form HBr is given in 5 steps. ठीक है, तो आपको टोटल 5 स्टेप दे रखे हैं जिससे आपको इस रिएक्शन को डील करना है। सो Br2 की रिएक्शन K1 से करा रहे हैं तो 2Br बन रहा है, फिर Br की रिएक्शन H2 से होने के बाद HBr और H रेडिकल बन रहा है, फिर H रेडिकल की रिएक्शन Br2 से हो रही है तो HBr फॉर्म हो रहा है, फिर H और HBr रेडिकल रिएक्ट करके H2 और Br2 बना रहे हैं, बाद में 2Br2 की रिएक्शन होकर Br2 बन रहा है। आपको इस रिएक्शन में सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H रेडिकल और Br रेडिकल फाइंड आउट करना है। तो पहले क्वेश्चन में लिख लो यहाँ पे फाइंड, क्वेश्चन के टर्म में लिखो, यहाँ से लिखो फाइंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H रेडिकल एंड Br रेडिकल। फाइंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br रेडिकल एंड H रेडिकल। आपको पता है किसी भी रिएक्शन में इंटरमीडिएट्स की कॉन्सेंट्रेशन पता चल जाए तो बस रेट लॉ आप आराम से एक्सचेंज कर ले जाओगे। तो आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br रेडिकल और H रेडिकल फाइंड करना है, ये आपका क्वेश्चन है। अब लॉजिक मैंने आपको पहले ही सिखाया कि हमें स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन में इंटरमीडिएट्स का जो फॉर्मेशन और कंजम्पशन रेट है वो सेम करना होता है। आप जरा ऊपर वाली मैकेनिज्म में ध्यान से देखो तो Br2 तो रिएक्टेंट है, एक Br रेडिकल ये इंटरमीडिएट है, यहाँ पे ये इंटरमीडिएट है, H2 रिएक्टेंट है, HBr प्रोडक्ट है, ये इंटरमीडिएट है, फिर H इंटरमीडिएट है, Br2 रिएक्टेंट है, HBr प्रोडक्ट है, फिर ये इंटरमीडिएट है, फिर H इंटरमीडिएट है, HBr प्रोडक्ट है, H2 रिएक्टेंट है, फिर Br इंटरमीडिएट है, और लास्ट में देखो Br इंटरमीडिएट। मतलब अल्टीमेटली 2 इंटरमीडिएट इन्वॉल्व है इस रिएक्शन में, एक H रेडिकल और एक Br रेडिकल। तो आपका क्वेश्चन यही है कि आपको H रेडिकल और Br रेडिकल की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, समझ आई बात? तो हमारा बेसिक रूल क्या है, स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन फॉलो करेंगे। तो फ्रॉम स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन rate of formation of Br radical will be equal to rate of consumption of Br radical. Rate of formation of Br radical will be equal to rate of consumption of Br radical. अब देखो ऊपर जितने भी स्टेप्स लिखे हैं सब स्टेप में देखते जाओ कहाँ कहाँ पे Br रेडिकल बन रहा है और कहाँ कहाँ कंज्यूम हो रहा है, अकॉर्डिंगली रेट लिखते जाओ। तो देखो सबसे पहले वाले स्टेप में Br रेडिकल फॉर्म हो रहा है, सबसे पहले वाले स्टेप से Br रेडिकल फॉर्म हो रहा है। तो अगर हम dBr/dt लिखेंगे तो उसका रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Br रेडिकल जो बनेगा दैट विल बी इक्वल टू सिंपली K1 into Br2। तो पहले स्टेप से अगर हम रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Br रेडिकल लिखेंगे तो इट इज K1 into Br2। उस रिएक्शन का रेट क्या होगा, रेट कॉन्स्ट इनटू रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। फिर अगले वाले रिएक्शन में देखो Br रेडिकल कंज्यूम हो रहा है तो कंजम्पशन का रेट क्या होगा, K2 into H2 into Br रेडिकल। दूसरी साइड में लिखेंगे K2 into H2 into Br रेडिकल। ये समझ आया? दूसरे फर्स्ट स्टेप से तो Br रेडिकल फॉर्म हो रहा है तो उसका रेट हुआ K1 into Br2। सेकेंड स्टेप में Br रेडिकल कंज्यूम हो रहा है तो उसका रेट होगा K2 into H2 into Br। लॉ ऑफ मास एक्शन लगाना है हर बार। तीसरे स्टेप में देखो फिर से Br रेडिकल फॉर्म हो रहा है, किससे H और Br2 से, तो उसको लिखेंगे प्लस K3 into एक्टिव मास ऑफ H into Br2। और चौथे स्टेप में देखो फिर से Br रेडिकल फॉर्म हो रहा है, जब चौथे स्टेप में फिर से चौथे स्टेप में फिर से Br रेडिकल फॉर्म हो रहा है तो उसके फॉर्मेशन को भी इसी तरफ लिखना पड़ेगा। तो ये रेट हो जाएगा K4 into एक्टिव मास ऑफ H into HBr।
ठीक है। और पांचवें स्टेप में देखो फिर से बी आर रेडिकल कंज्यूम हो रहा है, तो उसको लिखेंगे प्लस के फाइव इंटू बी आर स्क्वायर, क्योंकि कोफिशिएंट 2 है। अब इन दोनों को इक्वेट कर दिया, तो आपको इससे बी आर रेडिकल फाइंड आउट करना है। यहाँ से आपको बी आर रेडिकल फाइंड आउट करना है। तो उसको जरा पहले सिंप्लीफाई करो एक बारी। अब यहीं से देखो दोबारा स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगाओ, और आपकी बार रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एच रेडिकल को रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एच रेडिकल के इक्वल करो। जो चीज़ हमने पहले बी आर रेडिकल के लिए करी हुई है, वही चीज़ अब एच रेडिकल के लिए करो, क्योंकि वो भी इंटरमीडिएट है इस रिएक्शन में। से बाहर निकल। तो अगले वाले स्टेप में रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एच रेडिकल विल बी इक्वल टू रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एच रेडिकल लिखेंगे अगर हम। तो अब देखो एच रेडिकल हमारा सेकेंड स्टेप में फॉर्म हो रहा है, तो सेकेंड स्टेप में एच रेडिकल फॉर्म हो रहा है, तो उसका रेट लिखेंगे के टू इंटू एक्टिव मास ऑफ एच टू इंटू बी आर रेडिकल। ठीक है। उसके बाद देखो एच रेडिकल तीसरे स्टेप में कंज्यूम हो रहा है और चौथे स्टेप में भी कंज्यूम हो रहा है, तो उसका कंजम्पशन रेट लिखेंगे दूसरी साइड में, तो आ जाएगा के थ्री इंटू एक्टिव मास ऑफ बी आर टू, के थ्री इंटू एक्टिव मास ऑफ बी आर टू इंटू एच रेडिकल प्लस, और चौथे स्टेप में भी फिर से एच रेडिकल कंज्यूम हो रहा है, तो दैट विल बी के फोर इंटू एच बी आर इंटू एच रेडिकल। ठीक है, बोलो इतना समझ में आ गया आपको पहले? तो अब अगर हम ध्यान से देखें, तो यहाँ से अगर हम एच रेडिकल की कॉन्सेंट्रेशन निकालें राइट साइड से, तो आ जाएगा के टू इंटू एक्टिव मास ऑफ एच टू इंटू बी आर डिवाइडेड बाय के थ्री इंटू बी आर टू इंटू प्लस के फोर इंटू एच बी आर, दिया जाएगा। ठीक है। और ऊपर वाले स्टेप पे अगर ध्यान से देखो इस चीज़ को, तो ऊपर वाले स्टेप में देखो ये आ रहा है के वन इंटू बी आर टू प्लस एच रेडिकल, अगर आप कॉमन कर लो ये बन रहा है के थ्री इंटू, थोड़ा मैथमेटिकल सॉल्व करना पड़ता है, के थ्री इंटू बी आर टू प्लस के फोर इंटू एच बी आर, और राइट साइड में आ रहा है के टू इंटू एच टू इंटू बी आर रेडिकल प्लस के फाइव इंटू बी आर रेडिकल पावर फाइव स्क्वायर, सॉरी के फाइव इंटू बी आर रेडिकल स्क्वायर। तो अब अगर आप ध्यान से देखो, तो एच रेडिकल इंटू के थ्री इंटू बी आर टू प्लस के फोर इंटू एच बी आर को अगर हम रिप्लेस करके लिखें, वी कैन राइट के वन इंटू बी आर टू प्लस के टू इंटू एच टू इंटू बी आर इज इक्वल टू के टू इंटू एच टू इंटू बी आर प्लस के फाइव इंटू बी आर स्क्वायर। अब देखो के टू इंटू एच टू इंटू बी आर कट जाएगा, और यहाँ से अगर आप बी आर रेडिकल की कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे, तो आपकी देखो डायरेक्ट वैल्यू निकल आई, बी आर रेडिकल की कॉन्सेंट्रेशन आ गई के वन बाई के फाइव इंटू बी आर टू पावर वन बाई टू, मैंने रूट लगा देना, बी आर रेडिकल आ गया। अब बी आर रेडिकल आ गया, तो देखो एच रेडिकल निकालने के लिए सारे रिएक्टेंट्स ही हैं यहाँ पे, केवल एक बी आर रेडिकल है, बस उसको रिप्लेस कर दो। उस ऊपर वाले एक्सप्रेशन में अगर आप बी आर रेडिकल को रिप्लेस कर देंगे, तो आपकी एच रेडिकल की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी। तो एच रेडिकल आ जाएगा के टू इंटू एक्टिव मास ऑफ एच टू इंटू के वन बाई के फाइव इंटू बी आर टू पावर वन बाई टू डिवाइडेड बाय के थ्री इंटू बी आर टू प्लस के फोर इंटू एच बी आर। ये देखो आपको दोनों इंटरमीडिएट की कॉन्सेंट्रेशन निकल आई। अब आप आसानी से इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन कभी भी निकाल सकते हो, क्योंकि रेट लॉ एक्सप्रेशन किसी के भी टर्म में है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट के टर्म में आएगा तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इंटरमीडिएट के टर्म में आएगा तो तुरंत रिप्लेस कर देंगे। अब देखिए यहीं पे अगर हमें रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एच बी आर और निकालना हो, तो आप क्वेश्चन और आगे एक्सटेंड कर लो, एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एच बी आर भी अगर हम निकालना चाहते हैं, तो देखो एच बी आर जो है, तो हमें डी एच बी आर बाई डी टी एक्चुअली लिखना है, बेसिकली रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एच बी आर। तो नेक्स्ट स्टेप में अगर हम डी एच बी आर बाई डी टी अगर निकालेंगे,
तो ऊपर वाले रिएक्शन स्टेप पे जाओ तो देखो HBr जो है हमारे लिए वो 2 स्टेप में फॉर्म हो रहा है और 1 स्टेप में कंज्यूम हो रहा है। नोटिस इट केयरफुली तो आपको समझ आएगा। यहाँ पे देखो HBr फॉर्म हो रहा है, यहाँ HBr फॉर्म हो रहा है और यहाँ HBr कंज्यूम हो रहा है। तो अगर हम HBr का फॉर्मेशन लिखेंगे तो इट इज K2 into H2 into Br radical. This value will be K2 into H2 into Br radical, K2 into active mass of H2 into Br radical plus K3 into स्टेप K3 में भी फॉर्म हो रहा है तो H रेडिकल into Br रेडिकल K3 into H रेडिकल into Br2 और चौथे स्टेप में कंज्यूम हो रहा है तो माइनस K4 into H into HBr। ये देखो इसका फॉर्मेशन लिया, एक्सप्रेशन हो गया पहले। नोटिस इट केयरफुली। स्टेप 2 में HBr फॉर्म हो रहा है तो K2 into H2 into Br। सेकेंड स्टेप में भी फॉर्म हो रहा है तो K3 into H into Br2 और चौथे स्टेप में कंज्यूम हो रहा है तो माइनस K4 into H into HBr। बस अब जो इंटरमीडिएट हम लोगों ने पहली वैल्यू निकाल रखी है उनको सब्सटीट्यूट कर दो यहाँ पे। तो पहले वाले रिजल्ट में हमें Br रेडिकल कंसंट्रेशन पुट करनी है तो इट इज K2 into अंडर रूट ऑफ K1 by K5 into H2 into Br2 पावर हाफ। दूसरे स्टेप में और हमें H रेडिकल पुट करना है तो इट इज K3 into एक्टिव मास ऑफ H रेडिकल लिखेंगे तो K3 into K2 into एक्टिव मास ऑफ H2 रूट ओवर K1 by K5 into Br2 power 3/2 divided by K3 into Br2 plus K4 into HBr। चौथे स्टेप के लिए माइनस K4 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H4 पुट करेंगे तो दैट इज अगेन K2 इंटू रूट ओवर K1 by K5 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br2 पावर हाफ इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HBr डिवाइडेड बाय K3 इंटू Br2 इंटू K3 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br2 प्लस K4 इंटू HBr। देखो जितना पार्ट कॉमन हो सकता है वो पहले कॉमन कर लो। तो DHBr by dt की वैल्यू हम लिख रहे हैं बेसिकली। तो DHBr by dt विल बी इक्वल टू, जो कॉमन हो सकता है वो कॉमन करिए। तो पहले कॉमन हो रहा है हमारा K2 रूट ओवर K1 by K5 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 इंटू Br2 पावर हाफ डिवाइडेड बाय K3 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br2 प्लस K4 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HBr। इतना पार्ट देखिए कॉमन हो गया। जब कॉमन कर लिया तो ये बन गया K3 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br2 प्लस K4 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HBr प्लस अगले वाले ब्रैकेट से केवल कॉमन होकर आ रहा है H2 और Br2 पावर हाफ हमने कॉमन कर लिया तो ये वैल्यू आ जाएगी K3 इंटू Br2, बाकी सब कॉमन हो गया। और तीसरे वाले स्टेप से कॉमन करेंगे तो माइनस K4 इंटू HBr। ये देखिए कॉमन होकर आ रही है आपकी पूरी वैल्यू। ठीक है, आप देखो K4 इंटू HBr तो कैंसिल हो गया। तो अगर हम फाइनल रिजल्ट इसका लिखेंगे तो आ जाएगा DHBr by dt इज इक्वल टू DHBr by dt इज इक्वल टू 2 times K2 K3 K1 पावर हाफ concentration of H2 Br2 power 3/2 divided by K3 into Br2 plus K4 into HBr। ये आपका देखिए फाइनली रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HBr आ गया। टिपिकल मैथमेटिकल प्रॉब्लम होती है स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, राइट। सो दिस कंप्लीट्स योर चैप्टर। थैंक यू।